दोस्तों नमस्कार। एक कहावत है कि जब बुरा वक्त आता है तो अपने सगे भी साथ छोड़ने लगते हैं। राजनीति में तो कोई सगा होता ही नहीं है। वहां पर जितने भी रिश्ते होते हैं बेहद स्वार्थ के होते हैं। और सियासत में तो माना ही ये जाता है कि लोग दूसरे के कंधे का इस्तेमाल भी करते हैं तो कभी उसी कंधे पर पैर रख करके आगे बढ़ जाते हैं। मैं बात कर रहा हूं भारतीय जनता पार्टी की सियासत की। उसके इतिहास में मैं नहीं जाऊंगा कि 1980 में कैसे अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी को आगे करके आरएसएस ने उसकी स्थापना की। फिर राम मंदिर के आंदोलन के जरिए उसने अपनी सियासत को आगे बढ़ाया और खास करके हिंदी पट्टी में, जिसे लोग गोबर पट्टी भी कहते हैं, कैसे धर्म की ध्वजा को लहराते हुए भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती है। अब जबकि पूर्ण बहुमत की दो सरकारें केंद्र में स्थापित कर चुकी है बीजेपी। 2014 में 282 सीटें और फिर 2019 में पुलवामा की लहर पर, राष्ट्रवाद की लहर पर 303 सीटें जीत करके नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा परचम फहराया था। मैं बात करूंगा 2023 के लोकसभा चुनाव की, 2024 के लोकसभा चुनाव और 2023 की तरफ चलूंगा कि 2023 में जो विधानसभाओं के चुनाव हो रहे थे उस समय भारतीय जनता पार्टी जहां पर चुनाव लड़ रही थी और कैसे जो सियासत थी वो आगे चल करके अदावत में बदली जानी थी। 3 राज्यों के उदाहरणों के जरिए मैं कोशिश करूंगा ये समझाने की कि आज नरेंद्र मोदी के लिए ये 3 राज्य कितने महत्वपूर्ण हो गए हैं और यहीं पर उनकी राजनीति का पलीता लगाने वाले उनके अपने लोग मौके की तलाश में थे और मौका उनको मिल गया। मैं बात शुरू करूंगा पहले राजस्थान से। जरा तफसील से इस वीडियो को देखिएगा थोड़ा धैर्य के साथ, क्योंकि जिन तथ्यों पर हम बात करने जा रहे हैं वे तथ्य आपको ये जो चल रहा है लोकसभा चुनाव उसे समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। 2023 में जो राजस्थान विधानसभा के चुनाव हुए थे उसमें वसुंधरा राजे सिंधिया, जो राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री, वो पहले ही नरेंद्र मोदी के सामने चुनौती पेश कर चुकी थी। उन्होंने और दूसरे नेताओं की तरह सरेंडर नहीं किया था, लेकिन मोदी को तब इंतजार था कि किसी तरीके से वसुंधरा राजे सिंधिया को भी थोड़ा सा विश्वास में बनाए रखा जाए और चुनाव की बैतरणी को पार किया जाए। कैंपेन हुई और कांग्रेस की जो सरकार थी उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी और विभाजन, सचिन पायलट बनाम अशोक गहलोत के बीच का जो गहराता पार्टी के भीतर का ध्रुवीकरण था, उसने भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाई। 200 विधानसभा की सीटों पर 115 सीटें जीत करके बीजेपी ने बहुमत हासिल किया। लेकिन जब ताजपोशी की बात आई, जब मुख्यमंत्री चुनने की बात आई, जो वसुंधरा राजे ये समझती थी कि स्वाभाविक रूप से उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन खुद उनके ही हाथों पहली बार के चुने गए विधायक भजन लाल शर्मा के नाम की पर्ची पढ़ करके उन्हें ऐलान करना पड़ा कि राजस्थान के अगले सीएम भजन लाल शर्मा हो गया। और जिन लोगों ने उस समय वसुंधरा राजे सिंधिया के चेहरे को देखा है वो जानते हैं कि ऐसे लगा था कि जैसे खून का घूंट पी करके वो रह गई। और अचरज तो उन्हें ज्यादा तब हुआ था जब पहली बार के विधायक का नाम उस पर्ची में था। राजनाथ सिंह ने कहा कि ये पर्ची पढ़िए, इसी में वो जादू है। जाहिर तौर पर वो दिल्ली से आया हुआ नाम था। वसुंधरा राजे तिलमिला करके रह गई, खामोश बैठ गई।
और आज की तारीख में जब राजस्थान में लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं, कैंपेन चल रही है, उस वक्त वसुंधरा राजे सिंधिया कहां है? वसुंधरा राजे सिंधिया अब अपने मौके की तलाश में है कि जब उनको किनारे कर दिया गया था, फेंक दिया गया था उनको, और उनसे ही वो पर्ची पढ़वाई गई थी, आज जो आने वाले भविष्य की इबारत है उसको वो लिख रही हैं। राजस्थान में जो 25 लोकसभा की सीटें हैं, वहां पर 10 से 12 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी फंसी हुई बताई जा रही है। और जाट परिवार की बहू वसुंधरा राजे सिंधिया किसान आंदोलन की वजह से, महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के कारण पहले ही जाट बेहद नाराज है। और वसुंधरा तो उस परिवार में ब्याही हैं, वहां पर शादी हुई है उनकी, उस जाति में। पूरा गुस्सा, और इस वक्त खामोशी से बैठी हुई हैं, पत्ते अंदर खाने चल रही हैं। यह अदावत आज निकल रही है, और जहां कांग्रेस पार्टी 10-12 सीटों पर बढ़त में है या अच्छा चुनाव लड़ रही है, वहां एक इशारा वसुंधरा राजे का नरेंद्र मोदी को दिल्ली से बेदखल करने वाला है। और सिर्फ वसुंधरा नहीं है, मैं दूसरे नाम की तरफ बढ़ता हूं। एक बड़े दिग्गज भारतीय जनता पार्टी के नेता जो संघ से निकल करके आए और लंबी यात्रा उन्होंने की, मध्य प्रदेश में 18 साल तक मुख्यमंत्री रहे, वो चौहान साहब, शिवराज सिंह चौहान। हकीकत यह है कि नरेंद्र मोदी से कहीं ज्यादा मुख्यमंत्री होने का अनुभव, और 2014 के पहले तो लालकृष्ण आडवाणी ने उनके नाम को धीरे से बढ़ाया था। नरेंद्र मोदी की निगाहें तब से ही उन पर थी, और वो बस शिवराज सिंह चौहान को भी पैदल करने का मन बना रहे थे। लेकिन जब विधानसभा के चुनाव चल रहे थे 2023 के, उस समय लाडली बहना योजना शिवराज सिंह चौहान की काम कर रही थी। जितनी मेहनत की शिवराज ने, वो काबिले तारीफ है। चुनाव जो सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा था, उसे उलट दिया शिवराज सिंह चौहान ने। तमाम भ्रष्टाचार के आरोप थे, एंटी इनकम्बेंसी थी, लेकिन उस सब को परे धकेल करके शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ी जीत हासिल की। 163 सीटें जीती, 230 में से बम्पर जीत आप कहेंगे उसको। लेकिन जब मुख्यमंत्री बनने की बारी आई, शिवराज सिंह चौहान मुतमईन थे, लेकिन उनके तमाम कंपटीटर थे, नरेंद्र सिंह तोमर से लेकर के फग्गन कुलस्ते तक, कैलाश विजयवर्गीय से लेकर के और भी कई। लेकिन जब नाम खुला तो किस्मत रंग लाई मोहन यादव की। दक्षिणी उज्जैन से तीसरी बार विधायक चुने गए थे, पिछली सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री थे, और उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया गया। शिवराज सिंह चौहान केवल शायरी करते हुए रह गए, और ये कहते हुए रह गए कि वो तो पार्टी के एक अदना से कार्यकर्ता हैं, जो हुक्म मिलेगा वो करेंगे। लेकिन आज क्या शिवराज सिंह चौहान कहीं कैंपेन करते हुए दिख रहे हैं? शिवराज सिंह चौहान क्या उस मौके की तलाश में नहीं थे जो आज उन्हें मौका मिला है कि जिस शख्स ने उन्हें भोपाल की गद्दी से विदा किया है, उसे दिल्ली की गद्दी से भी विदा किया जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से गुजराती लॉबी का कॉकस है, एकाधिपत्य है, उसको तोड़ना शिवराज सिंह चौहान के लिए जरूरी हो गया है। और इसीलिए लोग कह रहे हैं कि वो भी वसुंधरा की तरह साइलेंट मोड पर है, बल्कि एक्टिव है ऐसे स्थान पर जहां जमीन नीचे से खिसका दी जाए नरेंद्र मोदी की। तो 29 लोकसभा की सीटें हैं। हालांकि बीजेपी ने वहां कांग्रेस के तमाम लीडर्स को तोड़ लिया है, और ये परसेप्शन बनाया जा रहा है कि कांग्रेस वहां भाग रहे। लेकिन शिवराज सिंह चौहान क्या इस परसेप्शन को ही नहीं, बल्कि क्या वो लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के लिए पलक पावड़े बिछा करके कैंपेन करेंगे, उनको जिताएंगे, उनके लिए रेड कारपेट बिछाएंगे? क्या
जिसने भोपाल से उनको विदा किया, वो क्या रेड कारपेट बिछाएगा? इस पर गौर करने की बात है। और इसीलिए शिवराज सिंह चौहान कहीं नहीं दिख रहे हैं, अंदर खाने वही कर रहे हैं जो वसुंधरा राजे के दिमाग में चल रहा है। अब एक तीसरा नाम, बड़ा नाम, जो सबसे बड़ा कंपटीटर आज की तारीख में गुजराती लॉबी का, नरेंद्र मोदी का ही नहीं बल्कि अमित शाह का भी। और इसीलिए अमित शाह ने उस शख्सियत के इर्द गिर्द अपने तमाम प्यारों को बिठा रखा है। वो नाम है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, जिनके लिए भगवा कहीं से अलग से कैंपेन नहीं करना है। वो खुद भगवाधारी हैं, गोरखपुर मठ के मठाधीश हैं और हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता हैं। माना जाता है कि आरएसएस भी उनके पीछे खड़ा है और वो पसंद करता है उनको, वो चाहता है कि गुजराती लॉबी हटे तो योगी आदित्यनाथ को आगे किया जाए। योगी आदित्यनाथ को कई बार दरकिनार करने की कोशिश की गई, केशव प्रसाद मौर्य को शह दी जा रही है, कई सभाओं से योगी को निगलेक्ट करने की कोशिश हो रही है, नजरअंदाज करने की कोशिश हो रही है, हर समय उनके पर कतरने की कोशिश हो रही है, परेशान किया जा रहा है। ऐसा जो लोग कहते हैं, जो पॉलिटिकल गॉसिप है कि ब्यूरोक्रेसी, एक लॉबी योगी आदित्यनाथ की है, दूसरी लॉबी अमित शाह की है। 80 लोकसभा की सीटें जहां से दिल्ली की गद्दी तय होती है वो उत्तर प्रदेश, और वहां पर योगी आदित्यनाथ हैं। और ठाकुर इस समय अगेंस्ट में खड़ा हुआ है बीजेपी का। अचानक नहीं हो गया, ऐसे ही नहीं हो गया, ये तो आधार वोटर है। जनरल बीके सिंह को टिकट नहीं, सुरेश राणा को टिकट नहीं, जो और धनंजय सिंह जो सब नजदीक थे योगी आदित्यनाथ को, उनको दूर कर दिया गया, उनकी जो पूरी सियासत थी उसको खत्म कर दिया गया। और इसीलिए ये शख्स कैंपेन भले ही कर रहा है लेकिन इसकी भी निगाह में है, उसका भी एक पैर दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है। अब वो जानता है कि जब तक गुजरात की लॉबी कमजोर नहीं पड़ेगी तब तक उसके लिए, इंद्रप्रस्थ के लिए रास्ता सुगम नहीं होगा। इसलिए योगी आदित्यनाथ भी कहीं खेल करने के मूड में है। और ये जो ठाकुरों का आंदोलन चल रहा है, क्या वो बिना शह के हो सकता है? या योगी आदित्यनाथ चाह लें, राजनाथ सिंह चाह लें तो क्या चुटकी में वो खत्म नहीं हो सकता? हो सकता है, लेकिन उसे अगर कोई इशारा नहीं है तो फिर उसको रोकने का भी कोई प्रयास नहीं है। और ये 3 मुख्यमंत्री, 2 अतीत के और एक वर्तमान, यही गुजराती लॉबी के लिए दिल्ली का रास्ता रोकने जा रहे हैं। टोटल जो सीटें हैं 80, 29 और 25, ये सीटें मिला करके ही नरेंद्र मोदी का रास्ता रुकता है। और यहीं से एक नई सियासत अलग से निकलती हुई दिखती है। इस बार जो वोटिंग कम हुई है उसके पीछे यह कहा जा रहा है कि आरएसएस उस तरह से काम नहीं कर रहा है। आरएसएस का जो वर्कर है, जो स्वयंसेवक है, जो शाखाओं में जाने वाला है, वो मतदाताओं को निकाल करके नहीं ला रहा है। उसने थोड़ी सी खामोशी ओढ़ रखी है, वो निराश है और बल्कि मौके पर चौका लगाने के मूड में है कि अगर ये परिस्थितियां बन रही हैं गुजराती लॉबी को निपटाने की तो फिर निपट जाना चाहिए। और इसमें ये 3 मुख्यमंत्री, 2 पूर्व और एक वर्तमान, कुछ भूमिका अदा कर रहे हैं। जरा नजर रखिएगा, मेरी भी बनी रहेगी। बहुत शुक्रिया।